1,30,00,000 लोगों को अमेरिका में पहुंचा दिया गया खेती करवाने के लिए, बागवानी फसल उगवाने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, दास बना करके, गुलाम बना करके। ऐसा सभ्यता किस काम का, जहाँ नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं है ना, जहाँ लोगों को पीड़ित किया जाता हो। चीन का सम्राट सुनो क्या बोला कि हमारे पास सब कुछ है जिससे हमारा पूरा देश चल सकता है, आसानी से चल सकता है, और हमें किसी भी बर्बर जातियों का सामान खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि यूरोप वाले जब दुनिया के अलग अलग महाद्वीप में जाते थे तो उनका व्यवहार हर महाद्वीप के लिए अलग अलग होता था। जैसे जब आप देखिएगा कि अमेरिका में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर कत्लेआम मचा देते हैं, वहाँ के मूल निवासियों को तो समूल नष्ट कर देते हैं। और जब अफ्रीका में जाते हैं तो शुरुआत में तो वो अफ्रीका के कोस्टल एरिया तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जब कुनैन का आविष्कार हो जाता है, उनके पास आधुनिक हथियार आ जाते हैं, मशीन गन जैसे आधुनिक हथियार आ जाते हैं, तब वो अफ्रीका के बीच में भी जाते हैं और लोगों को 300 वर्षों तक दास बना करके बेचते हैं। कई सारे कत्लेआम अफ्रीका में भी मचाते हैं। और जब वो एशिया में जाते हैं तब वो याचिकाकर्ता बन करके जाते हैं, अनुमति लेकर के व्यापार करने की कोशिश करते हैं, और अनुमति न मिलने पर उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। तो ये व्यवस्था था उनका। तो इन सारे महाद्वीप को लेकर के, जैसे कि एशिया में उनका व्यवहार इस तरीके से क्यों था, अफ्रीका में ऐसा क्यों था और अमेरिका में ऐसा क्यों था, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे। ये एक गहरा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना ही चाहिए कि आखिरकार दुनिया का जो अपने आप को बताता है कि हम सभ्य हैं, लोगों को हम सभ्यता का रहस्य बताए हैं, हमने बताया कि लोग कैसे सभ्य रह सकते हैं, वो आखिरकार उस स्थिति में पहुंचे कैसे, उनका व्यवहार किस तरीके से रहा था। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तो एक ऐसी टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि यूरोप का विस्तार जब हो रहा था तो 3 महाद्वीप की अलग अलग कहानियाँ हैं। ये खास करके व्यवहार की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि यूरोप का विस्तार जब 16वीं 17वीं शताब्दी में हो रहा था तो सबसे पहले अब यूरोप वाले निकले तो थे भारत की खोज के लिए कि भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग हम खोजेंगे, लेकिन उनके साथ साथ वो क्या क्या करना चाहते थे। सबसे पहले तो एक समुद्र का मार्ग खोजना है, दूसरा वहाँ से कुछ धन इकट्ठा करना है ताकि हम बिल्ड कर सके, और तीसरा चीज़, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ अपने धर्म का प्रचार करेंगे। जैसे पुर्तगाल से आया था तो हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि वो भारत में किस तरीके से अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। वैसे ही अपने धार्मिक जो है ना प्रभुत्व को दिखाना, अपना धर्म को प्रचार करना, ये उनका उद्देश्य था। और एक तो वो भी दिखाना था कि हम गौरवशाली हैं, हम सभ्य हैं, तुम सब बर्बर जाति के हो। इस तरीके से उनका पूरा व्यवहार चल रहा था। यहाँ पर पूरा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि किस लिए वो आखिर जा रहे थे, उनका उद्देश्य क्या रहा था। तो नए व्यापार मार्ग का खोज करना है, जैसे सोना जैसा धन यानी कीमती धातुएं इकट्ठा करना है अपने उपनिवेशों से, जिसको वो कॉलोनी बनाए थे, और ईश्वर यानी कि धार्मिक विश्वासों को प्रचार में अपना विस्तार करना है, और गौरव की बात तो था कि हम अपना शक्ति प्रभुत्व ये सब दिखाएंगे। तो ये चीज़ें उनका चल रहा था। और जब आगे आते हैं तो अमेरिका का प्रभाव और परिणाम की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका में जब वो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लोग निकले थे, 2 अभियान निकला था। सबसे पहले तो पुर्तगाल से निकला था और दूसरा स्पेन से, दोनों साथ में ही निकला था। तो स्पेन वाला पहुंच जाता है कहाँ पर, अमेरिकी महाद्वीप में, और पुर्तगाल वाला पहुंच जाता है अफ्रीका से घूम के कहाँ, भारत के पास, ठीक है। तो जब स्पेन वाला वहाँ अमेरिका के पास पहुँचता है तो वहाँ सबसे पहले उनको, जाहिर सी बात है, अमेरिका एक नया दुनिया उनको मिला, क्योंकि उस समय अमेरिका महाद्वीप अस्तित्व में नहीं था। तो वहाँ के लोग भी तो रहते होंगे ना वहाँ, जैसे इंका और एज़टेक साम्राज्य था, 2 सभ्यताएं थी, ठीक है। माया सभ्यता तो उससे भी पहले था, लेकिन 2 सभ्यताएं थी। उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, तो अमेरिका में जब गए तो सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को इन्होंने तोड़ना शुरू किया, यानी कि वहाँ के लोगों, वहाँ के एरिया पर, वहाँ के लोगों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। जब लोग विरोध करना शुरू किए तो उनको मारना शुरू कर दिया, और वहाँ के लोग बेचारे युद्ध के लिए उतने तैयार नहीं थे, युद्ध के लिए वैसा कोई उनके पास व्यवस्था नहीं था, वो लोग खुशी से रहते थे, उनका सभ्यता बेहतर था। तो जब ये लोग गए
यूरोप वाले अमेरिका में, तो कुछ तो बीमारी को लेकर के गए, जैसे चेचक जैसे बीमारी लेकर के गए वहाँ पर। अब स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, अब चेचक का इलाज अमेरिका में तो था नहीं। दूसरा चीज़ आप समझो कि यूरोप में चेचक होता था, ठीक है, तो चेचक को लेकर के यूरोप के लोगों के शरीर के अंदर वैसा इम्यूनिटी तैयार हो जाता था, लेकिन अमेरिका में पहली बार ये बीमारी पहुंचा था, तो अमेरिका के लोग वो बीमारी को सहन ही नहीं कर पाए, थोड़ा सा भी उसको झेल नहीं पाए, मर गए बेचारे। तो ऐसा डाटा है कि 90% वहाँ के मूल निवासियों को चेचक से मार दिया, चेचक जैसी महामारी से उनको ख़त्म कर दिया, और जो 10% बचे उनको युद्ध वगैरह में मार दिया, नहीं तो उन पर कब्जा कर लिया, उनको दास बना लिया। सोचो क्या किया है यूरोप वाले ने अमेरिका के ऊपर जाकर के, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अमेरिका के जितने भी धन थे, जैसे कि सोना चांदी का जो खदान था, वहाँ से सोना चांदी निकाला, वहाँ के ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ बागवानी शुरू करवा दिया। तो ये सब चीज़ें करवाया ना। अब आप समझो, एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ का जो सभ्यता था, वो सभ्यता को इन्होंने तो समूल नष्ट कर दिया। वहाँ के सभ्यताओं को यूरोप वाले ने नष्ट कर दिया पूरा। बताया ना, इंका और एज़टेक सभ्यता, दो सभ्यता थे, उनको ख़त्म ही कर दिया। इस विनाश ने न केवल संस्कृति बल्कि जनसंख्या को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया। अब सोचो, एक तो वहाँ के संस्कृति को ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है, दूसरा वहाँ के पूरे एरिया पर जब कब्जा कर लेते हैं ये लोग, तो वहाँ के पूरा संसाधन का दोहन करने लगते हैं, संसाधन वहाँ से निकाल करके अपने यहाँ लेकर के जाते हैं। कहाँ? यूरोप में। समझ आ रहा बात? और आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये दो हथियार की तरह अदृश्य हथियार इसको कह सकते हैं। एक तो खसरा, जो शरीर में जब हो जाता है तो लाल लाल दाने जैसे हो जाते हैं, जिससे मर गया। और चेचक, दो हथियार लेकर के गए, और उससे नहीं मरा तो फिर गन वगैरह से मार दिए। तो बेचारे 90% वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको तो बीमारी से मार दिया, और बाकी जो बचे, प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता उनके पास था ही नहीं। जिस देखिए हम बोले ना, इम्यूनिटी उनके पास नहीं था, क्योंकि नया बीमारी आ रहा था। अब हमारे पास आप देखो, इस समय जो सिचुएशन आया था कुछ दिन पहले, जब कोरोना वायरस आया तो कई लोगों को ले लिया। क्यों? क्योंकि उस वायरस के अटैक से बचने के लिए शरीर में वैसा इम्यूनिटी, वैसा प्रतिरोधक क्षमता था ही नहीं किसी के पास। नया बीमारी आया था तो महामारी बन गया, पैंडेमिक बन गया। तो वैसे ही जब नया बीमारी आता है तो उसमें कई लोग समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कमज़ोर होगा उस पर अटैक हो जाता है। तो जिसका इम्यूनिटी थोड़ा ठीक था वो बचे, लेकिन असर तो सब पर हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा देखिए, एज़टेक का विनाश कर दिए। एज़टेक एक सभ्यता का नाम है, उसका विनाश कर दिए, और इनका भी सभ्यता का। अब दास व्यापार का प्रभाव समझो। देखो, एक चीज़ और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात समझो, अमेरिका में, ध्यान समझना, अमेरिका में पूरा लोग को, वहाँ के मूल निवासियों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अफ्रीका में जब वो गए तो स्टार्टिंग में वो क्या किए कि अफ्रीका के कोस्टल एरिया तक रहे, सीमित रहे, ठीक है। कोस्टल एरिया का मतलब अफ्रीका जो समुद्री तट है उसी के पास अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित किए, वहीं पर स्टेबल रहे, बीच में नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये पिछली क्लास में हमने बताया। बीच में इसलिए नहीं गए क्योंकि एक तो घना जंगल, और वहाँ पर भी साम्राज्य मजबूत था। जैसे बात है, छोटे छोटे लेवल पर था, कबीलाई लोग थे लेकिन मजबूत थे, ये लोग से लड़ सकते थे, इनको हरा सकते थे, कारण जंगल उनकी सहायता करता। और इनके पास सबसे बड़ा चीज़ क्या था? मलेरिया जैसे मच्छर उसके बीच में था। अब मलेरिया मच्छर के काटने से जब मलेरिया रोग होता था तो अफ्रीका के लोग वैसा इम्यूनिटी तैयार कर चुके थे, वैसा चीज़ों को सह सकते थे, लेकिन यूरोप वाले के पास मलेरिया जैसे बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था, वो इम्यूनिटी भी नहीं तैयार था। काटा तो मरना ही तय है, ठीक है, इसलिए यूरोप वाले बीच में गए ही नहीं। अब जब नहीं गए बीच में तो कुछ सालों तक तो कोई ऐसी चल रहा था व्यवस्था, ठीक है। अमेरिका से सोना का खदान उठाए लेके गए, चांदी लेके गए, और उसी चांदी से लेकर के यहाँ भारत और एशिया में, चीन में, यहाँ पर व्यापार कर रहे थे,
ठीक है, मलक्का वाले एरिया तक। तो वही सब सोना चांदी से। बाद में क्या हुआ, जब अफ्रीका में जब वो घुस पाए, तब सुनो, अफ्रीका में कब घुसे, जब कुनैन का आविष्कार हुआ। सिनकोना के वृक्ष से कुनैन निकला, वृक्ष के छाल से, सिनकोना के वृक्ष जो है उसके छाल से कुनैन बनाया गया, और कुनैन से मलेरिया के रोग में राहत मिला। ठीक है, मलेरिया का जब भी रोग होता कुनैन का यूज किया, मलेरिया ठीक हो रहा। तो अब वो क्या किया, और दूसरा आधुनिक हथियार उन्होंने बना रखे, मशीन गन आ गया उनके पास, स्टीम इंजन आ गया उनके पास। तब वो क्या किए, घुसे अफ्रीका के बीचों बीच। और सुनो, और खुद वो काम नहीं कर रहे, वहाँ के जो व्यापारी हैं, अफ्रीका में भी जाहिर सी बात है कुछ व्यापारी होंगे, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उनसे क्या किया इन्होंने, एक मतलब संधि किया कि आप हमको लोगों को दो, दास बना करके गुलाम दो, और हम इसके बदले में आपको पैसा देंगे या फिर जो भी संसाधन होगा वो देंगे। अब वहाँ के जो व्यापारी है वो क्या कर रहे हैं कि दासों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका से। अब सोचो, दास वहाँ से उठाए जा रहे हैं। अब दास कोई नॉर्मली हम मान लेते हैं आपको, या फिर आप किसी को बोलिएगा कि हम तुमको गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम चलो, या फिर ऐसे तो नहीं बोलिएगा। नॉर्मली आप बोलिएगा हम आपको काम देना चाहते हैं, आप चलो। लोगों का मन होगा तो जाएंगे, नहीं मन होगा नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था पूछने का, इज्जत से, ऐसा नहीं था। वहाँ क्या था, हम तुमको बोल रहे हैं तुमको चलना है तो चलना है, पूरा गाँव चलो, जितने भी नौजवान हैं चलो, जो काम करने लायक है वो चलो यहाँ से, और जो नहीं जाता उसको ज़बरदस्ती लेके जाए। गांव के गांव में आग लगा देते थे, लोगों को मारते थे। एक अनुमान है कि एक आदमी को अगर वहाँ से हम उठा रहे हैं अफ्रीका के बीच से, या फिर पश्चिमी अफ्रीका बोलो, तो एक आदमी को यदि दास के लिए हम लेकर के पहुँच गए अमेरिका में। अब ध्यान समझो, अफ्रीका से दासों को इकट्ठा करके कहाँ लेकर के जाते थे, जहाज के थ्रू अमेरिका में। क्यों लेकर के जाते थे, क्योंकि अमेरिका में अब हमको खेती करवाना है, और अमेरिका के मूल निवासियों को तो इन्होंने नष्ट कर दिया, तो आदमी चाहिए ना खेती के लिए, तो बागवानी जैसे फसल वहाँ पर उगवाने लगे, और भी कई सारे, जैसे कपास उगाए, ठीक है, ताकि सूती कपड़ा वो लोग बना सके। कपास ऐसे इंडिया से ले जाते थे, लेकिन इंडिया से ले जाते थे तो महंगा पड़ता था, तो वो क्या करते थे कि अमेरिका से कपास उगवाना शुरू कर दिए ताकि सस्ता पड़े, ठीक है, और यहाँ तो हमको रेट भी नहीं देना पड़ेगा। एशिया में, भारत में उनको क्या पैसा देना पड़ेगा वही कपास के लिए, लेकिन यहाँ कपास उगाने के लिए, कपास के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में लेकर के जाएंगे। और वो उगाएगा कौन, तो अफ्रीका से उठाया गया दास। समझ में आ रहा बात। तो मान लेते हैं ये है अफ्रीका, देखिए ये है अफ्रीका और ये है अमेरिका, ठीक है। तो अफ्रीका से दास को लेकर के गए जहाज के थ्रू, ये बीच में समुद्र है, अटलांटिक महासागर, तो अफ्रीका से जहाज के थ्रू लेकर के गए दास को यहाँ पर, ठीक है, स्लेव, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं गुलाम को स्लेव। अब गुलाम को लेकर के गए जहाज के थ्रू कहाँ, अमेरिका में। और ये है मान लेते हैं यूरोप, तो यहाँ पर खेती करवाए, कपास का, गन्ना का, ये सब चीज़ों का जब खेती करवाए, और वहाँ से उस मटेरियल को लेकर के चले गए कहाँ पर, अपने यहाँ यूरोप में। जब खेती का पूरा सामान आ गया, मतलब जब उत्पादन हो गया, तो वो सारे उत्पाद को लेकर के कहाँ चले गए, यूरोप में, और अपने यहाँ वहाँ पर स्टोर करने लगे। समझ में आ रहा बात। और इन लोगों का कहानी सुनो, यहाँ पर जब सूती, एक एग्जाम्पल सोचो, यहाँ पर कपास यहाँ उगाए, यहाँ से कपास लेकर के गए यहाँ, और यहाँ पर फिर सूती कपड़ा बनाए अपने मिल में, और उसके बाद फिर ले आन करके इधर एशिया में, मान लेते हैं ये एशिया है, इधर ले आन करके बेच दिए अपना सूती कपड़ा, तो वहाँ से पैसा जनरेट हो गया, और वो पैसा फिर लेकर के वापस चले गए अपने यहाँ। तो देखो पूरा कहानी किस तरीके से ये लोग रच रहे हैं। अब समझो, तो हम व्यापार की बात थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा इमेजिन आप कर पाओगे किस तरीके से काम किया। देखो, जब यहाँ से आदमी को लेकर के जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है सब आदमी तो जाना नहीं चाहेगा, तो बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, और बहुत सारे लोग मारे गए, और उसमें से कुछ लोग जो है पहुँच गए कहाँ, अमेरिका में, स्लेव बन के, गुलाम बन के। और सुनो, तो गुलाम बन कर के जब वो जा रहे हैं, तो जहाज में जब जा रहे हैं, तो उनके पास पता है, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास सोने तक का, ठीक से सोने तक का भी जगह नहीं था, ठीक है। लगभग जहाज में उनका हर आदमी के लिए 6 फीट लंबा और 14 सेंटीमीटर का शायद
चौराहे रहता था जहाज़ों के लेकर के कि उसी में आपको सोना है। ताज़ा हवा खाने के लिए भी ऊपर नहीं आना जहाज़ के ऊपर, जहाज़ के नीचे बेस बना होता है, उसी में आपको रहना है। सोचो कैसा मतलब दर्दनाक कहानी है इन लोगों का। अब ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 से 3 मिलियन लोग, लगभग 20 से 30 लाख लोग उस जहाज के थ्रू जब ट्रेवल कर रहे थे समुद्र में, उसी समय मर गए। कई तो आत्महत्या करके मर गए, कई भूखमरी के कारण मर गए, कई खाना सही से नहीं मिला उसकी वजह से मर गए, बीमारी से मर गए, कई सारे चीज़ें हैं। कई लोगों को यातना दे करके मार दिया गया, कई लोग विरोध किए तो उसके लिए मार दिया गया। तो आप सोचो, डाटा समझना ध्यान से, 20 लाख लोग लगभग 20 लाख लोग लगभग मारे गए यात्रा के दौरान, ठीक है, सिर्फ अफ्रीका से अमेरिका जाते टाइम। और सुनो, अब अफ्रीका के ये बीच से लेकर के आते थे कहाँ पर, अपने फैक्ट्री के पास। इनका फैक्ट्री कहाँ था, अफ्रीका के तटीय इलाका में। तो वहाँ फैक्ट्री में लेकर के आते थे, और जैसे बोरा लदाता है ना, बोरा, वैसे इन लोगों को लाद दिया जाता था, किला में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। और वहाँ पर गंदगी, खाने को व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, सबको वहीं पर पूरा अपना जितना भी गंदा फैला रहा है सब वहीं पर रह रहा है। तो सोचो कितना दर्दनाक स्थिति था। अब वहाँ पर कई लोग, ऐसा भी अनुमान है कि लगभग 10 लाख लोग तो वहाँ पर मारे गए, ठीक है, वो कोस्टल एरिया में। अब सुनो, और ये पकड़ने में, दासों को पकड़ने में गांव के गांव साफ कर देते, झोपड़ियाँ जला दिए, कई लोग मारे गए, जो भाग रहा है उसको पकड़ के मार दिए। तो इन सब सिचुएशन को लेकर के कई सारे लोग मारे गए। पूरा डाटा है जो ऐतिहासिक रूप से, ऐसा नहीं कि ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। डाटा क्या है कि लगभग 3 से 4 करोड़ लोग, 3 से 4 करोड़ लोग इस पूरे छीना झपटी में मारे गए हैं। समझ में आ रहा बात? यानी कि दास को इकट्ठा करने में और अमेरिका तक ले जाने में 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए हैं। सोचो कैसे इन लोगों ने काम किया है। जैसे होता ना एकदम बड़बड़ जैसा, जंगली जैसा काम किया है इन लोगों ने, यूरोप वाले। और बोलते क्या है कि हम सभ्य है, हम दुनिया को सभ्य बना रहे हैं, हम सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कैसा सभ्यता का पाठ है? और सुनो, लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को अमेरिका में लेकर के पहुंच चुके। ध्यान समझो, अमेरिका में, अफ्रीका से अमेरिका में लेकर के पहुंच चुके हैं लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोगों को। ये अनुमान है, ठीक है, ये डाटा ऐतिहासिक रूप से ऑथेंटिक है, ऐसा बताया जाता है। तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों को अमेरिका में पहुंचा दिया गया खेती करवाने के लिए, बागवानी फसल उगवाने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, दास बना करके, गुलाम बना करके। गुलाम का मतलब समझ रहे, दास का मतलब समझ रहे ना? आपसे बस काम करवाया जाएगा, खाना भी शुद्ध से नहीं दिया जाएगा, हट्टे कट्टे जब तक है काम करवाया जाएगा। जैसे ही आपसे ऐसा लगेगा कि आप काम करने लायक नहीं, आपको मार दिया जाएगा। समझ आ रहा बात? आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति है, समझ गए बात? ये होता है दास या गुलाम। अब समझो, तो 1 करोड़ 30 लाख लोग तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुँचे ठीक है, लेकिन उससे पहुँचने से पहले 20 से 30 लाख लोग तो यात्रा में मारे गए, कई लोग तो वहाँ फैक्ट्रिया में आपके मारे गए, और वहाँ से ले आने में कितने लोग मारे गए हैं। तो ये टोटल जो मारे जाने का जो खर्चा है, 1 करोड़ 30 लाख लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और उनके अलावा जो इतना जो पहुँचे हैं, इसकी वजह से कितने लोग मारे गए हैं, ये संख्या है 3 से 4 करोड़। अब आप समझ सकते हैं क्या किया है इन लोगों ने। और ये प्रक्रिया 300 सालों तक चला है, 300 इयर्स। समझ रहे हैं? अफ्रीका में 300 साल का दास व्यापार मानवता की एक दर्दनाक कहानी है, जिसने लाखों लोगों को बेघर किया और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आप समझ सकते हो क्या यूरोप वालों ने कैसा व्यवहार किया है अफ्रीका के साथ। अमेरिका के साथ तो जाते ही पूरा कहानी खत्म कर दिया अमेरिका के मूल निवासियों को। अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं
अमेरिका के जो मूल निवासी जिनको रेड इंडियंस बोला जाता है, लेकिन वो काले गोरे का भेदभाव अभी भी चल रहा है वहाँ पर। तो ये स्थिति, अब सुनो अफ्रीका का क्या स्थिति, इतना दर्दनाक कहानी इन लोगों ने बनाया है। हमारे इंडिया का भी कोई बचा नहीं रहा है, चीन का भी कोई बचा नहीं था, सबका दर्दनाक स्थिति है। बस सिचुएशन ये है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में अफ्रीका और अमेरिका ने इनका पूरा वार झेल लिया। बाद में 18वीं सदी के बाद 18वीं 19वीं सदी में स्थिति भारत ने झेला, चीन ने झेला। चीन पर अफीम युद्ध डाल दिया गया, उनको दर्दनाक तरीके से उनको भी स्थिति खराब किया गया। तो आप समझ सकते हैं यूरोप वाले किस तरीके से, किस मुंह से बोलते हैं या फिर ऐसा चिल्लाते रहते हैं कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया, हमने सभ्यता का रहस्य बताया, हमने बताया कि जीवन कैसे जीते हैं। क्या लोगों को गुलाम बनाना, क्या लोगों को कष्ट देना, क्या लोगों को दर्दनाक रूप से मार देना, यही सभ्यता है? तो ऐसी सभ्यता तो नहीं चाहिए। अब आगे समझते हैं। देखिए, दास व्यापार का भयावह गणित। देखिए ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पर लिख दिए हैं। एक्चुअल में जो डाटा हमने बताया वो आप समझ लो। लगभग 40 से 50 मिलियन अफ्रीकियों को दास के रूप में पकड़ा गया था, जो अत्यंत भयावह और अमानवीय स्थिति को दर्शाता है। कितना टोटल आप समझ सकते हो कितना है? 40 से 50 मिलियन, मतलब 4 से 5 करोड़ लोग को दास के रूप में पकड़ा गया था, जो अत्यंत भयावह स्थिति का सामना कर रहे थे बेचारे। समुद्र में मृत्यु कितना हुआ? लगभग 2 मिलियन, यानी लगभग 20 लाख लोग समुद्र की यात्रा के दौरान, वो लोग क्रूरता को उजागर करता है ना, ये मारे गए। सुनेगा बात, ये यूरोपियन की क्रूरता को दिखाता है। आगे समझो, अमेरिका में आगमन सुनो, केवल 12 मिलियन दास अमेरिका पहुंचे। 12 मिलियन, 12 से 13 मिलियन आप समझ सको, मतलब 1.2 करोड़ या 1.3 करोड़, आप इतना समझो, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख लोग अमेरिका में पहुंचे। इसके बावजूद लाखों लोगों को इस यातना का सामना करना पड़ा। यह व्यापार मानवता के लिए एक काला धब्बा है और कुछ नहीं। तो ये एक गणित बनाया गया है और कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा डाटा का एनालिसिस है यहाँ पर और कुछ नहीं है। अब देखो मलेरिया का हल सुनो। देखो ये तो हमने बता चुके हैं, पिछली क्लास में भी बताया है और आज भी बता दिए हैं कि मलेरिया का हल जब उनके पास निकला था तभी वो अफ्रीका के बीच में घुस पाए थे, क्योंकि मलेरिया से उनको डर लगता था। और देखो कुनैन का, इसका कुनैन जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता था, अफ्रीका में मलेरिया के उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिससे यूरोपियों को गहरे जंगलों में यात्रा करने की अनुमति मिल गया। ठीक है, और ऊपर से स्टीम इंजन जब आ गया तो रेलवे ट्रैक बना दिए, रेल चला दिए, जहाज में स्टीम इंजन लगा करके जहाज़ों का स्पीड तेज कर दिया। तो कई सारी चीज़ इन्होंने किया है, हम ये चीज़ें पिछले क्लास में बताया है। ठीक है, उम्मीद है आप जरूर देखे होंगे। एशिया शक्तिशाली साम्राज्यों के सामने। अब देखिए एशिया में जब वो आते हैं तब, अब देखिए अमेरिका में जब वो गए तो इनका एज़टेक सभ्यता को ही खत्म कर दिया, वहाँ के मूल निवासियों को ही खत्म कर दिया। चेचक और खसरा जैसे बीमारी से 90% लोग को तो खत्म ही कर दिया। जो बचे 10% लोग, उनको युद्ध में मार दिए। समझने के बाद, और अफ्रीका में जब आए तो यहाँ पर तो शुरू में तो कोस्टल एरिया तक सीमित रहे, लेकिन बीच में जैसे ही इनके पास मशीन गन और कुनैन स्टीम इंजन ये सब आया तो दास व्यापार शुरू कर दिए और पूरा इतने लोगों को, लगभग 40 से 50 मिलियन लोगों को दास बना करके इन्होंने पूरा कहानी रचा है। ये भयावह स्थिति है। तो अफ्रीका का कहानी सुन लिया, अब एशिया का कहानी सुनो। जब वो एशिया में आया तो यहाँ पर मिला क्या? एक सुसंगठित साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य, चीन में मिंग साम्राज्य, किंग साम्राज्य भी बोल सकते, बाद में आया था। ईरान में सफावी साम्राज्य, और इधर आप देखिएगा तो जापान में शोकोकु नीति से इन लोगों को कैसे ढकेला, तो वो भी आप समझो। तो ये सब चीज़ें आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, कि जब वो भारत में आए तो उनके साथ व्यवहार, या फिर वो भारत के साथ किस तरीके से व्यवहार किए। अब सोचो, ये थोड़ा सा आगे हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भारत की कहानी समझते हैं पहले। देखिए जब वो भारत में आए थे यूरोप वाले, तो यहाँ पर तो मुगल साम्राज्य मिला। अब मुगल साम्राज्य जब यहाँ पर मिला तो उनके सामने, मतलब टाइट है ना, मुगल साम्राज्य को हराना उनके सामने उनका बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि संगठित साम्राज्य है। और जब एक कहानी आपको बताते हैं, घटना से समझने की कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा। जब वो भारत में आए थे तो अनुमति मांगने आए कि सर हमें ना एक फैक्ट्री लगाने का इजाज़त दे दीजिए, हम एक व्यापार करना चाहते हैं आपके यहाँ से। तो
इज्जत से पेश है। लेकिन यही अमेरिका अफ्रीका में देखो दबंग जैसा है, लेकिन एशिया में समझ रहे हैं याचिकाकर्ता बन करके हैं। एक घटना है लगभग 1690 का घटना है शायद, 1690 का। उस समय औरंगजेब शासन कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। तो उसका एक मामा है शाइस्ता खां, वो बंगाल का एक्चुअल में समझो तो सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार का मतलब पूरा प्रशासनिक व्यवस्था वही देखता था। तो शाइस्ता खां से और अंग्रेज के ही एक मतलब सर जॉन चाइल्ड करके कुछ नाम था उसका, ब्रिटिश अधिकारी था, उससे झड़प हो जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, एक्चुअल में व्यापार को लेकर के ही, टैक्स न देने को लेकर के ही, इस तरीके से जब झड़प होता है तो पता है शाइस्ता खां उसको पकड़ता है और मार के बंद कर देता है ब्रिटिश उसको। और उसके बाद औरंगजेब जब आता है तो खूब उसको मतलब ऐसे तो छोड़ता नहीं है, लेकिन 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेता है। उसके बाद उसको माफ़ी मांगना पड़ता है और जुर्माना लेकर के 1.5 लाख रुपया तब उसको छोड़ता है वहाँ पर। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं सर जॉन चाइल्ड्स का चाइल्ड वॉर भी बोलते हैं इसको। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में उनकी स्थिति कैसी थी जब वो आए थे स्टार्टिंग में। 17वीं शताब्दी की बात है ये, सोचो। और यही 17वीं शताब्दी में आप अमेरिका और अफ्रीका को देखो क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है। एक क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे बनता है कि क्या एशिया में जो नहीं हो पा रहा था 17वीं शताब्दी में, वो अफ्रीका और अमेरिका ने अपने ऊपर झेल लिया था? शायद मेरा कहने का मतलब ये है कि एशिया में जैसे अच्छा, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब चीन का एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका, ये भारत में तो आप समझ पा रहे हैं, अमेरिका ये चीन की बात करते हैं। देखिए, 4 महत्वपूर्ण साम्राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो, मुगल साम्राज्य भारत में है, सफावी साम्राज्य ईरान में, मिंग साम्राज्य कहाँ? चीन में, और टोकुगावा साम्राज्य कहाँ है? जापान में। ठीक है, यही शोकोकु नीति लागू करवाया था। तो आप देखो, ये 4 महत्वपूर्ण साम्राज्य उनको देखने को मिलता है। कहाँ पर? जब वो एशिया में आते हैं तब। और ये सुसंगठित साम्राज्य हैं। तो इसके आगे आते हैं। देखिए, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, भारत में आपको एक घटना बताएं, चीन का एक घटना सुनो। जब मैकार्टनी, ठीक है, सर मैकार्टनी करके एक ब्रिटिश अधिकारी ही था, वो चीन में जाता है। ठीक है, और बहुत सारे हीरे जवाहरात और कई सारी चीज़ें लेकर के जाता है ताकि सम्राट खुश हो जाए। और वहाँ पर एक सम्राट होता है जो अपने आप को स्वर्गिक सम्राट कहते हैं। मतलब हम स्वर्ग के देवता, मतलब हम इस तरीके से बोलता है कि हम स्वर्गिक सम्राट हैं, स्वर्ग के देवता हैं, और हमारे सामने पूरे दुनिया का जितना भी देश है हम ही वेस्ट हैं और सब झुकेगा मेरे सामने। यह हाल था वहाँ पर। सम्राट के सम्मान के लिए, चीन के सम्राट के सम्मान के, चीन के वो जो सम्राट था उसका नाम है चियांगलुंग। ठीक है, कियानलुंग भी होते हैं, चियानलुंग भी आप समझ सकते हो, चियानलुंग नाम था। तो वो किंग साम्राज्य का था। अब देखो, तो चियानलुंग ये मैकार्टनी को ये बोलता है कि चलो ठीक है, मैकार्टनी को कहा जाता है कोर्टों का नियम पालन करने का। कोर्टों का नियम क्या होता है ये समझो। कोवोटो का नियम क्या कहता है ये समझो। कोर्टों पालन करने के लिए क्या जाता है, मतलब आप सम्राट के सामने दोनों पैर झुका के घुटने पर बैठ जाइए, जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर में ऐसे है, और ये हाथ ऐसे रख करके आपको झुकना पड़ता था। ठीक है, ये सम्मान की बात है। ठीक है, आपको सम्मान देना है चीन में। लेकिन मैकार्टनी बोलता है कि नहीं, हम अपने राजा के सामने सिर्फ झुक सकते हैं, बाकी दुनिया के किसी के सामने नहीं झुक सकते हैं। ये मैकार्टनी बोलता है। तो वहाँ का जो राजा है वो बोलता है कि तो फिर यहाँ पर जब मेरा सम्मान नहीं करेगा तो मेरे से किस उम्मीद पर तुम आया कि हम तुमको फैक्ट्री और व्यापार करने का अनुमति देंगे। तो मैकार्टनी फिर बोलता है राजा से कि सर देखिए राजा साहब, हम दोनों घुटने तो नहीं, लेकिन हाँ एक घुटने टेकेंगे। ठीक है, और आपको जैसे हम लोग सम्मान देते हैं अपने यहाँ वैसे ही आपको देंगे। ठीक है, एक घुटने टेक करके, दोनों घुटने टेक करके नहीं देंगे। तो विरोध कर दिया था मैकार्टनी विरोध किया, तो राजा कहाँ ही मानने वाला, उसका एक भी बात नहीं माना। और राजा ने क्या किया, उसका व्यापारिक स्थिति जो था वो बोला कि नहीं तुम जाओ, हम बर्बर लोग
समझ सकते हैं चाइना का जो सम्राट था, यूरोपियंस को क्या बोला, आप बर्बर लोग हैं, ठीक है, मतलब जंगली लोग हैं, और हम जंगलियों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास, यानी चीन के पास, चीन का सम्राट सुनो क्या बोल रहा कि हमारे पास सब कुछ है जिससे हमारा पूरा देश चल सकता है, आसानी से चल सकता है, और हमें किसी भी बर्बर जातियों का सामान खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। समझने के बाद ये कह करके उनको हटा दिया, ठीक है, भेज दिया। और एक एरिया दिया था, सीमित एरिया में बांध करके रख दिया था चीन में, छोटा सा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रथा था, सुन लो, जिसमें विदेशियों को चीन के सम्राट के सामने झुकना पड़ता था। यह परंपरा राजनीतिक और सामाजिक संबंधों में शक्ति का प्रतीक था, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, जापान में बताते हैं शकोकु नीति क्या मतलब लागू किया था, किस तरीके से। अब देखो, हुआ क्या था ना कि जापान में जब ये लोग सबसे पहले गए थे, पुर्तगाली सब गया था जब वहाँ जापान में, तो वहाँ के शुरुआत में तो वो लोग घुस गए अंदर और वो लोग व्यापार भी करना शुरू कर दिए। लेकिन हमने बोला ना, ये लोग धर्म का प्रचार करने लगे, अपना सामाजिक दबदबा बनाने लगे, संस्कृति को बढ़ाने लगे, धार्मिक प्रचार करने लगे। तो वहाँ के जो राजा था वो बोला कि अरे यार, ये तो हमारा पूरा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था ही बदल के रख देगा, तो इसको भगाते हैं, ठीक है। और पुर्तगाली को तो भगा ही दिया, और डच वाले को थोड़ा बहुत एरिया दिया, और वो एक द्वीप पर दे करके छोड़ दिया कि आप जापान के अंदर नहीं घुसोगे। जापान के बगल में एक द्वीप था, उसी द्वीप पर बोला कि आप उसी द्वीप पर रहोगे, वहीं से व्यापार आप करोगे, आपको जापान में आने की अनुमति नहीं है। और चारों तरफ से उन पर निगरानी उस द्वीप पर सबसे ज़्यादा करने लगा, ताकि हमारा पूरा संस्कृति और सभ्यता बचा रहे यूरोप वाले से। तो ये स्थिति आप सोचो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनका स्थिति देखो एशिया में कहाँ है, किस तरीके से है। जापान की शोकोकु नीति ने यूरोपीय व्यापारियों को केवल डेजिमा द्वीप, ये देखिए द्वीप का नाम है डेजिमा द्वीप, तक सीमित कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कठोर नियंत्रण स्थापित हुआ। एक कठोर नियंत्रण ही तो किया ना। अब आगे समझो, कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है तुलनात्मक एनालिसिस करना, ठीक है, तुलना करके। अब देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर बताया इन्हें सफावी साम्राज्य के बारे में, उसका एक कहानी आपको समझा देते हैं। ईरान का था सफावी साम्राज्य। ये देखो, उस समय जब पुर्तगाली सब आए थे तो और ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो सफावी साम्राज्य में एक शासक था शाह अब्बास प्रथम, ठीक है, शाह अब्बास। तो उसका शासक था वो सफावी साम्राज्य का। आपको ध्यान होगा, हमने पिछले क्लास में बताया है कि पुर्तगालियों का एक वहाँ पर फारस की खाड़ी के मुहाने पर होर्मुज बंदरगाह था, जो सफावियों के कंट्रोल में था शुरू में। लेकिन बाद में हुआ कि पुर्तगाल जब आया तो होर्मुज पर अपना कंट्रोल कर लिया था, होर्मुज पोर्ट बंदरगाह पर, ठीक है, जहाँ से निर्यात आयात होता है उस जगह पर। तो होर्मुज बंदरगाह पर कंट्रोल पुर्तगाली हो था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो शाह अब्बास ने क्या दिमाग लगाया पता है, ब्रिटिशर्स को बोला कि एक काम करो, आप यहाँ पर हमारा सहायता करो, और हम क्या करते हैं, पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ देंगे और फिर आपको व्यापार में हिस्सा देंगे। ये तरीका था। लेकिन अब सोचो, शुरुआत में ये बात ही नहीं किया कि आपका होर्मुज आपका हो जाएगा या फिर ये सब कुछ नहीं है। बस आपको व्यापार करने की अनुमति मिलेगा, या फिर आप हमको सहायता दो, पुर्तगाली को भगाओ। अब देखो, पुर्तगाली ब्रिटिशर्स में कंपटीशन है, इसका फायदा उठा लिया कौन, शाह अब्बास, सफावी का शासक। सब में कंपटीशन था, पूरे यूरोप के कंपनी में आपस में कंपटीशन रहता था, इसका फायदा उठा लिया कौन, शाह अब्बास। क्यों? इनके पास संगठित साम्राज्य है, इनके पास सोचने का क्षमता है, इनके पास ये अमेरिका जैसे कोमल निवासी नहीं है, ये अफ्रीका जैसे कमजोर नहीं है, मजबूत है, झेल सकते सबको, मार के भगा सकते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता लेकर के पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ दिया। आपको ध्यान होगा 1522 में समूल खत्म कर दिया था, और 1522 में अपना कंट्रोल कर लिया। आप डेट थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है ना, 1522 ही है शायद। तो अपना पूरा कंट्रोल होर्मुज बंदरगाह पर कौन कर लिया, शाह अब्बास, सफावी शासक। और उसके बदले में पता है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स को होर्मुज का कंट्रोल दिया, नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ यहाँ से व्यापार कीजिए, उसका जो हिस्सा आएगा आपको कुछ % दिया जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हो क्या स्थिति मतलब था यूरोपियंस का एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको हम ये समझाना चाहते हैं एक कहानी के तौर पर, तो आप समझो इनका व्यवहार को लेकर के।
देखो, जब यूरोप वाले अमेरिका में जाते हैं, देखो ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, समझ लो इस तरीके से। तो और ये है यूरोप। तो यूरोप जब अमेरिका में जाते हैं तो यहाँ पर लूटपाट मचाते हैं, यहाँ के लोगों को तहस नहस कर देते हैं, यहाँ सब चीज़, यहाँ से पूरा दोहन करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से खेती करवाना शुरू करते हैं। और वो खेती करवाने के लिए मतलब इनका व्यवहार देखो क्रूरता से भरा हुआ था यहाँ पर। और जब अफ्रीका में आते हैं तो शुरुआत में तो ये कोस्टल एरिया में घुसते ही नहीं है, सॉरी बीच में, लेकिन कोस्टल एरिया तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन बाद में ये अपना भयावह स्थिति यहाँ भी दिखाते हैं, ठीक है। जब इनके पास मशीन गन वगैरह आ जाता है, तो हथियार वगैरह आ जाता है तो, और लेकिन यही इनका व्यवहार देखो यहाँ पर भी वही स्थिति रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लेट रहा है, यहाँ पहले भयावह स्थिति बनाए, यहाँ पहले क्रूरता किए, यहाँ थोड़ा सा लेट किए, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा लेट किए। 18वीं 19वीं शताब्दी में यहाँ पर क्रूरता फैलाया है इन्होंने। तो एशिया में जब ये आए तो शुरुआत में तो ये याचिका करते बन करके आए थे। ये क्या दर्शाता है पता है दोस्तों? इनका व्यवहार देखो, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, इनका व्यवहार अलग अलग चल रहा है। ये क्या दर्शाता है पता है? ये दर्शाता है कि अगर शक्ति सामने है, मेरे से पावरफुल है, तो उसके सामने झुक जाओ, और अगर पावरफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको मार के लूट लो, ख़त्म ही कर दो, नष्ट ही कर दो। तो अब बताओ किस मुंह से ये यूरोप वाले कहते हैं कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया, हमने दुनिया को बताया कि सभ्यता से कैसे रहते हैं, किस मुंह से कहते हैं? अब सोचना है इस चीज़ के बारे में कि उनका व्यवहार आखिर इस तरीके से क्यों रहा है। आप सिर्फ अपने देश को लेकर के चलिएगा, हालांकि बाद में तो हमारे देश में भी स्थिति बहुत ख़राब कर दिया था। तो ये स्थिति है पूरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा सभ्यता किस काम का जहाँ नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं है ना, जहाँ लोगों को पीड़ित किया जाता हो, तो ऐसा सभ्यता किस काम का है? तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस था और कुछ नहीं है। अब ये सभ्यता का मुखौटा के बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आप समझो, बस खाली पढ़ के आपको बता देंगे और कुछ नहीं। अब देखो, अमेरिका में इन्होंने इतना लूटा, अफ्रीका में लूटा, अफ्रीका से दास को लेकर के वहाँ से प्रोडक्शन के एशिया में फिर लूटा, तब जा कर के इनके यहाँ आधुनिकीकरण आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और ये बोलते क्या है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। अब बताओ, हम किसी को लूट के अमीर बनेंगे? ये ऐसा अमीरी किस काम का? एक चीज़ समझो, कई बार क्वेश्चन तो दिमाग में ये भी आता है कि क्या अभी जो यूरोप है वो यूरोप इसी वजह से बना है ना कि हम लोग गरीब हो पाए हैं, है ना? हम लोगों को पूरा लूटा गया है, एशिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, पूरे संसाधन को लूटा गया है, तब जा कर के यूरोप वाले इतने अमीर हो पाए हैं। तो आप समझ सकते हो हमारा गरीबी के नींव पर उनका अमीरी झलक रहा है। देखिए, अमेरिका पूर्ण विजय के परिणाम स्वरूप ऐसी महामारियां फैली जिन्होंने स्वदेशी आबादी को तबाह कर दिया, आबादी को ही खत्म। अफ्रीका में सुनो, दास व्यापार के परिणाम स्वरूप लाखों अफ्रीकियों का शोषण और पीड़ा सहनी पड़ी। जब गुलाम ही बना रहे तो शोषण और पीड़ा तो सहना ही है भाई। सीमित व्यापार और कूटनीति ने शक्तिशाली साम्राज्यों में यूरोपीय प्रभाव को सीमित कर दिया था, लेकिन कुछ हद तक। बाद में तो फिर अटैक किया है इन लोगों ने, जब मौका मिला तो छोड़ा नहीं। शक्ति का दुरुपयोग किया। इतिहास में यूरोप ने कमजोर राष्ट्रों को ऊपर उठने के बजाय उनका शोषण करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया। ऊपर नहीं उठाए, उनको ऊपर नहीं उठाए जो कमजोर था, उनका शोषण किया, शक्ति का दुरुपयोग किया। औद्योगिक क्रांति, शोषण और गुलामी पर बनी नींव ने यूरोप के औद्योगिक विकास को गति दिया। समझ रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में आया था तो किस आधार पर आया? शोषण और गुलामी की नींव पर आया। हम लोगों को इतना लूटा गया, इसके नींव पर आया। तो ये पूरा स्थिति था। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये क्लास बहुत ही बेहतर लगा हो और आपको बहुत चीज़ें जानने का मौका मिला होगा, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों से लेकर के आप यदि सोच पा रहे हैं कोई चीज़, देखिए हमारा मोटिव ही यही है कि आप सोचो थोड़ा सा, ठीक है। आप सोचने की कोशिश करो ना,
थोड़ा डायनेमिक हो करके, थोड़े बड़े हो करके, अपने सर्कल से हट करके, कंफर्ट से बाहर निकल के थोड़ा सोचो पूरा, तब जा करके हो सकता है आपके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, आप चीज़ों को नए ढंग से देखने की कोशिश कर पाएंगे, है ना। तो अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।